आज के हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास। इसके प्रथम भाग में आज हम देखेंगे भूमिका। सर्वप्रथम इस पर विचार करेंगे कि आर्थिक इतिहास जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर, उसकी स्थितियों पर बात करेंगे। भारतीय संदर्भ में आर्थिक इतिहास का विषय वस्तु के रूप में कितना महत्व है, इस पर बात होगी। इतिहास के केंद्र में किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां होती हैं और वे इतिहास को संचालित करती हैं, केंद्रीय शक्ति के रूप में आर्थिक स्थितियों की भूमिका पर विस्तारपूर्वक बात करेंगे। काल क्रम के अनुसार देखेंगे पुरापाषाण काल से प्रारंभ कर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त काल, हर्ष काल या हर्ष युग और राजपूत युग तक। इस अध्याय के प्रथम भाग में यहाँ तक हम विचार करेंगे। शेष भाग सल्तनत काल, मुगल युग और आधुनिक युग अधिक विस्तृत आर्थिक गतिविधियों के होने के कारण द्वितीय भाग में हम इस पर विचार करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास भाग 1। भूमिका देख लेते हैं। इतिहास की विषय वस्तु का स्वरूप सदैव परिवर्तनशील रहा है। हर युग में सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप विषय वस्तु भी परिवर्तित होते रहते हैं। इतिहास का अध्ययन मात्र अतीत की घटनाओं एवं राजनीति तक सीमित नहीं है, अपितु नैतिक नियमों, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक पहलुओं, साहित्य, कला, वर्ण, जाति, विज्ञान, तकनीक भी इसके विषय वस्तु के रूप में होते हैं, पहले भी रहे हैं और अब भी रहते हैं। वर्तमान समय में इतिहास की विषय वस्तु अत्यधिक विस्तृत हो चुकी है तथा मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं। ये इतिहास का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है। समाज ने अपनी आजीविका के साधनों को किस प्रकार उत्पन्न किया, इसका ज्ञान आर्थिक इतिहास प्रदान करता है और यह एक प्रमुख विषय वस्तु के रूप में इतिहास के विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी रहा है। सर विलियम एस्ले ने आर्थिक इतिहास की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मनुष्य ने आजीविका के साधनों के उत्पादन में अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए क्या किया, यही आर्थिक इतिहास है। आर्थिक इतिहास के अंतर्गत हम आजीविका के साधन, कृषि, यातायात के साधन, उद्योग, व्यापार, भू राजस्व आदि विषयों का अध्ययन करते हैं। डार्विन ने आर्थिक इतिहास को अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित कर आर्थिक इतिहास को रोचक, सारगर्भित तथा इतिहास को गतिशील बनाने का प्रयास किया है। इनके अतिरिक्त बर्कले, काम्टे, क्रोचे आदि के भी प्रयास सराहनीय हैं, जो आर्थिक इतिहास के विषय में विषय वस्तु आर्थिक इतिहास के विषय में लिखते हैं। इनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। इतिहास के केंद्र में आर्थिक गतिविधियां निहित हैं। किस प्रकार निहित हैं? आर्थिक गतिविधियां सदा से इतिहास के केंद्र बिंदु के रूप में रही है। भारतीय संदर्भ में भी इनकी भूमिका केंद्रीय रही है। 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ अर्थ, फिर धर्म, फिर काम और अंतिम मोक्ष। चारों पुरुषार्थों में अर्थ को प्रथम स्थान भारत में दिया गया। 3 पुरुषार्थों के साधन के रूप में अर्थ को स्वीकार किया गया। बिना अर्थ के ये तीनों जो शेष पुरुषार्थ हैं वो संभव नहीं हो पाएंगे, तो अर्थ को साधन के रूप में महत्ता दी गई है इन तीनों के लिए। तो ये भारतीय संदर्भ में हम देख सकते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने लिखा, अर्थ एव प्रधानम इति कौटिल्य। अर्थ ही प्रधान है, मुख्य है, एव यानी ही प्रमुख है, ये कह रहे हैं। अर्थ मूलो ही धर्म कामाविति। धर्म और काम के संचालन के लिए अर्थ मूल है, ये कह रहे हैं। इससे अर्थ की महत्ता प्राचीन काल में भारत में क्या थी, ये स्पष्ट होता है।
तो इतिहास के विषय वस्तु के रूप में आर्थिक इतिहास प्राचीन काल से लेकर अब तक किस प्रकार रहा, इसका विवरण हम अब देखेंगे कि आर्थिक इतिहास की विषय वस्तु के रूप में, सब्जेक्ट मैटर के रूप में किस प्रकार से महत्व पाता रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला है, भारतीय संदर्भों में हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल। इस काल में आखेट एवं उसका संग्रह मनुष्य की आजीविका का प्रमुख साधन रहा। शिकार करना, वस्तुओं का संग्रह करना, शिकार को भी संग्रह करके रखना, ये इसकी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां कही जा सकती हैं। पशु एवं वनस्पति की बहुलता वाले क्षेत्र का आदिमानव उस समय चयन करता था, मनुष्य चयन करता था जहाँ पर पशु अधिकता से पाए जाएं और वनस्पति की बहुलता हो, ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया। उस काल के मनुष्यों के द्वारा पशु की अधिकता वाले क्षेत्र और जहाँ वनस्पति अधिक हो, ऐसे स्थान को अपने निवास के लिए चुना गया। यद्यपि उस काल में पूरी तरह से स्थायी निवास नहीं हुआ था, किंतु धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ी। पाषाण निर्मित उपकरणों का प्रयोग इस समय मनुष्य ने किया, विशेषकर आखेट के लिए इसका प्रयोग किया। पत्थर महत्वपूर्ण खोज थी उसकी। अब हम देख लेते हैं नवपाषाण काल में किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को महत्व प्राप्त था। पशुपालन प्रमुख कार्य के रूप में इस काल में शुरू हो गया। पशुपालन के आरंभ के प्रमाण भी ईस्वी पूर्व 6000 सन में प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से गाय, बैल, भेड़ तथा बकरियों के पालन का विवरण मिलता है। दूध, मांस की प्राप्ति इनका मुख्य उद्देश्य था पशुपालन का। प्रारंभिक कृषि का आरंभ भी इस काल में माना जाता है। इसके प्रमाण बोलन दर्रे के समीप स्थित मेहरगढ़ से लगभग 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त होता है। बलूचिस्तान से ऐसा प्रमाण हमें 5000 ईस्वी पूर्व का प्राप्त होता है, जो चावल, गेहूं और तिल के प्रारंभिक फसलों के रूप में कृषि का प्रारंभ देखा जाता है। तो पशुपालन और कृषि लगभग एक साथ सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है कि पशुपालन पहले प्रारंभ हुआ और उसके साथ उसके पीछे कृषि प्रारंभ हुआ। और ये दोनों, कृषि और पशुपालन, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार प्राचीन काल से लेकर अब तक बने हुए हैं। अब भी भारत, क्योंकि गाँवों का प्रमुख गाँव का देश है, और यहाँ पर अभी भी कृषि और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित है। नवपाषाण काल के बारे में बात करें तो आखेट करना और खाद्य संग्रह भी इनका लक्ष्य रहा। पूर्व से चली आ रही परंपरा अभी भी रही, खाद्य संग्रह करते रहे। पशुपालन और कृषि सहयोगी के रूप में इस समय प्रारंभ हुए, किंतु उसके अलावा आखेट और खाद्य संग्रह भी चलता रहा। नवपाषाण काल के पश्चात ताम्रपाषाण काल, इसमें प्रमुख उदाहरण के रूप में सैंधव या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको वर्तमान में सरस्वती घाटी की सभ्यता या सैंधव सरस्वती सभ्यता का नाम दिया जा रहा है, जो सही है। इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियाँ थीं और कैसे उसको सब्जेक्ट मैटर के रूप में, विषय वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त थी। पहला, कृषि। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में हल प्राप्त होता है। प्रमुख फसल के रूप में गेहूं, राई, मटर, तिल, सरसों आदि अनाज, और फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार आदि का उत्पादन होता था। कपास की खेती से भी वो परिचित थे। इनके प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं। पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन सहयोगी व्यवसाय के रूप में था। बैल, सुअर, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट और गधे के पालन के प्रमाण मिलते हैं। जानवरों का पालन इस काल में कृषि कार्य हेतु दूध, मांस, चमड़ा, बालों तथा सामान ढोने के लिए किए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। व्यापार एवं उद्योग, अनेक शिल्प एवं उद्योग का कार्य भी सैंधव किया करते थे। कपड़े की बुनाई, रंगाई, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण, मनके, गुड़िया निर्माण, खिलौने निर्माण, मोहरों का निर्माण आदि का कार्य किया जाता था। धातुओं के प्रयोग से भी सैंधव परिचित थे, उनके मिश्रण से भी वो परिचित थे, इनका प्रयोग वो किया करते थे। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत मैसूर से सोना, राजस्थान से तांबा, अजमेर से सीसा,
कश्मीर और काठियावाड़ से कीमती पत्थर सिंधु क्षेत्र मंगाए जाते थे, इस क्षेत्र में मंगाए जाते थे। वाह्य व्यापार के अंतर्गत मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, अफ़गानिस्तान, ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, बहरीन, मेलुहा, कुछ इतिहासकार मेलुहा को सैंधव क्षेत्र ही मानते हैं, इसलिए इसमें मतांतर हो सकता है, से व्यापारिक संबंध थे। इसके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं क्योंकि खुदाई का ज़माना था, खुदाई से प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, तो इन क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सड़कों की सुंदर व्यवस्था थी, 90 के अंश के कोण पर एक दूसरे को काटते थे, सफाई की व्यवस्था, नालियों का प्रबंध, छोटी नालियाँ फिर बड़ी नालियों में जाकर मिलती थीं और एक नाले के रूप में पूरा पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी शहर से बाहर जाता था। कतारबद्ध मकान, कॉलोनीज़ जैसे होती हैं उस तरह के देखने को मिलती हैं। एक समान मकान बने हैं, एक आकार के बने हैं, प्रकाश की व्यवस्था है। ये सभी बातें नगरीय सभ्यता की ओर स्पष्ट इशारा करती हैं। तो शानदार नगरों की स्थिति इतने समय के पहले भारत में थी जो आश्चर्यजनक है। मेसोपोटामिया में खुदाई से हड़प्पा की सील प्राप्त हुई है। कालीबंगा में बेलनाकार मुहर जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की मानी जाती है प्राप्त हुई है। लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं जो इन चित्रों के साथ व्यावसायिक, इन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध को प्रमाणित करते हैं। मुद्रा अथवा सिक्के की प्राप्ति न होना वस्तु विनिमय की ओर इशारा करता है। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के तराजू और पलड़े मिले हैं जो कि नाप तौल के प्रमाण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो सैंधव काल में इस तरह का आर्थिक जीवन था और प्रमुख विषय वस्तु के रूप में यह विद्यमान था। इसके पश्चात वैदिक काल, जो सैंधव काल के पश्चात कालक्रम में स्वीकार किया जाता है। वैदिक काल का पुनः ग्रामीण सभ्यता की ओर संकेत करती है। वैदिक काल को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस सभ्यता का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में स्वीकार किया जाता है। इस काल में पशुपालन आर्यों के प्रमुख व्यवसाय के रूप में स्थापित था। गोपालन पशुपालन में भी प्रमुख था। गाय इस समय विनिमय की वस्तु के रूप में भी उपयोग में लाई जाती थी। अधिक गायों का होना किसी भी परिवार के लिए समृद्धि की निशानी थी, सूचक थी। गाय से दूध प्राप्त करना, दूध से दही, घी, मक्खन और अनेक प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनाए जाते थे। खाने में इसका बहुतायत से उपयोग होता था। गाय को पूजनीय माना जाता था। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, बैल, कुत्ते, बकरे, भेड़ आदि का पालन भी और ऊँटों का पालन भी आर्यों के द्वारा किया गया, इसके प्रमाण मिलते हैं। कृषि कार्य, ऋग्वैदिक काल में कृषि कार्य प्रारंभिक अवस्था में था। पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में था, उसके सहयोगी के रूप में कृषि को लिया जा सकता है। ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि से संबंधित प्राप्त होते हैं। जमीन की जुताई से भी परिचित थे। गेहूँ एवं जौ की फसल का उत्पादन इन्होंने प्रारंभ किया था। फसलों की बुआई से लेकर फसलों की प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया से आर्य परिचित थे, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। खाद का प्रारंभिक प्रयोग भी इन्होंने शुरू कर दिया था। फसलों की कटाई के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसलों को नष्ट हो जाने के विषय में भी उल्लेख किया गया है और इसके लिए प्रार्थनाएं भी की गई हैं देवताओं से कि वृष्टि अच्छे से हो, अति या अनावृष्टि न हो। इस काल के उद्योग धंधे में कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त लघु उद्योग धंधे और दस्तकारी भी आर्यों की जीविका के साधन थे। सूत काटना, वस्तुओं को बनाना इनका मुख्य उद्योग था। ऋग्वेद में जुलाहे, करघा, कढ़ाई का काम करने वालों का उल्लेख मिलता है। कताई, बुनाई और कढ़ाई का काम स्त्रियां किया करती थीं। इस काल में ऊनी वस्त्र का प्रयोग भी होता था। गांधार प्रदेश से ऊन प्राप्त किया जाता था। तक्षक या बढ़ई का उल्लेख प्राप्त होता है। रथकारों का भी उल्लेख है। आर्यों को लोहे का ज्ञान था जिससे वे अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी करते थे। कर्मकार लोहे की वस्तुओं का निर्माण करते थे। स्वर्णकार, हिरण्यकार, चर्मकार, कुंभकार इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वाणिज्य व्यापार के संदर्भ में जो प्रमाण मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, वह आंतरिक और बाह्य
दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। संभवतः व्यापार अनार्य वर्ग के हाथ में था, जिन्हें पणी कहा जाता था। व्यापार बैलगाड़ियों, रथों के माध्यम से सामान का स्थानांतरण होता था। जल मार्ग का भी उल्लेख, जल व्यापार का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में तो तुग्र के पुत्र भुज्य की समुद्री यात्रा का विवरण प्राप्त होता है। व्यापार की प्रमुख वस्तुएं कपड़ा, चादरें, खालें थीं। वस्तु विनिमय का प्रचलन था। निष्क नाम के एक आभूषण का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिरण्यपिंड का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में ब्याज लिए जाने, ऋण दिए जाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल आता है। वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय के रूप में रहा। इस काल में भी ऋग्वैदिक काल की भांति गाय प्रमुख पशु के रूप में रही। गाय के अतिरिक्त घोड़े, भेड़, बकरियां, कुत्ते आदि का पालन होता था। इस काल में विशेष बात थी कि कृषि उन्नत अवस्था में आ गई और एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि स्थापित हुई। पशुपालन की तुलना में इसका महत्व बढ़ गया था। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 4 प्रकार के कृषि कर्म, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का विवरण मिलता है। तैत्तरीय संहिता के अनुसार वर्ष में 2 फसलें होती थीं। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में गेहूँ, जौ, व्रीहि, उड़द, मूंग, तिल आदि फसलों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है। कीड़े मकोड़ों से फसलों की रक्षा के लिए मंत्र और यंत्रों का प्रयोग का विधान था। छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष या अकाल पड़ने का उल्लेख मिलता है। इस काल में उद्योग धंधों में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, इनका तीव्र विकास हुआ। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टीन, सीसा आदि धातुओं का प्रयोग होने लगा। इनसे अस्त्र शस्त्र, औजार, आभूषण और बर्तन तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण हुआ। सन के बने हुए, जिनको जूट के नाम से भी जाना जाता है, सन के बने हुए कपड़ों का प्रयोग एक बड़े व्यवसाय के रूप में प्रारंभ हुआ। वाणिज्य और व्यापार, व्यापारियों का एक पृथक वर्ग जिसे वणिज कहा जाता था। इस युग में व्यवसायी संघों का निर्माण हुआ। व्यापारियों हेतु श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग वेदों में प्राप्त होता है। सामुद्रिक व्यापार इस काल में प्रारंभ हुआ। वाजसनेयी संहिता में नावों का उल्लेख प्राप्त होता है। निष्क, शतमान एवं कृष्णल आदि मुद्राओं का उल्लेख भी मिलता है। व्यापार की वस्तुएं पूर्व वैदिक काल की भांति बनी रही। शिल्पकर्म, धातुकर्म, रथकार, चर्मकार, तक्षक, कुम्हार, व्यापारी, ऋणदाता आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल या 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के काल में क्या स्थिति थी। मुद्रा का प्रचलन 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। यह महत्वपूर्ण विशेषता थी। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त निष्क और शतमान अब मुद्रा के रूप में जाने जाने लगे। धातु के सिक्के सर्वप्रथम बुद्ध काल में प्राप्त होते हैं। यह सिक्के चांदी और तांबे के होते थे। इन मुद्राओं में आहत मुद्राएं एवं पंचमार्क मुद्राएं प्रमुख हैं। यह मुद्राएं धातु के गोलाकार अथवा चौकोर टुकड़ों पर मछली, हाथी, सांड, पेड़ अथवा अर्धचंद्र, ये 5 आकृतियां थीं। इसीलिए इनको पंचमार्क सिक्के कहे जाते हैं। इन 5 आकृतियों में से कोई एक आकृति उसमें बनी होती थी। इन्हीं को पंचमार्क कहा जाता है। इनको आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है कि आहत करके, खुदाई करके उकेरी जाती थी इसमें, या ठोंक कर, ठप्पा लगाकर इनको बनाया जाता था। इसलिए इनको आहत सिक्के या 5 मार्क जो हमने बताए वो बनाए जाते थे। इसलिए पंचमार्क सिक्के भी इनको कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई। उद्योग एवं व्यापार, इस काल में व्यापारियों एवं शिल्पियों के संघ बने हुए थे जो श्रेणियां कहलाती थीं। विभिन्न शिल्पों की 18 श्रेणियों का व्यापारी संघों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रमुख व्यापारिक केंद्र, वाराणसी इस काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ से प्रमुख मार्ग होकर गुजरते थे तथा यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। इसके अतिरिक्त सरस्वती, माहिष्मती, उज्जैनी, विदिशा, कौशाम्बी आदि भी व्यापार के केंद्र थे। बैलगाड़ियों, घोड़े, खच्चर, ऊंट, पशुओं, मजदूरों, नावों और जहाज़ों से
व्यापारिक माल का परिवहन होता था। परिवहन का कार्य करने वाले सार्थवाह कहलाते थे। निर्यात की वस्तुएं अन्य देशों को रेशमी, मलमल के कपड़े, अस्त्र शस्त्र, जरी तथा नक्काशी की वस्तुएं, कालीन, औषधि, हाथी दांत की वस्तुएं, आभूषण आदि निर्यात किए जाते थे। कृषि एवं पशुपालन की स्थिति स्वाभाविक रूप से पूर्व की भांति कृषि और पशुपालन परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार थे। इस काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वाराणसी जैसे व्यापारिक नगर स्थापित होने लगे जो कि व्यापार और शिल्प के केंद्र थे। तो नगरीकरण की प्रक्रिया इस काल में शुरू हुई। अब हम देख लेते हैं मौर्य काल। कृषि एवं पशुपालन। मेगास्थनीज लिखता है कि यहाँ कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। अधिकांश भाग में सिंचाई होती है। वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं, गेहूँ, जौ, चना, चावल, गन्ना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, मटर, कपास आदि की फसलें थीं। इनके अतिरिक्त फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होती थीं। आम, जामुन, अनार, अंगूर, नींबू आदि प्रमुख फलों में से थे। कृषि उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया से कृषक परिचित थे। कृषि के साथ सहयोगी व्यवसाय के रूप में परंपरागत रूप से पशुपालन किया जाता था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े, कुत्ते आदि का पालन होता था। सिंचाई हेतु नहरों का प्रयोग किया जाता था। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। उद्योग धंधे। वस्त्र उद्योग सर्वाधिक उन्नत अवस्था में था। सूती, रेशमी और ऊनी तीनों प्रकार के वस्त्र प्रचुर मात्रा में तैयार किए जाते थे। सूत कातने के लिए चरखों का प्रयोग होता था। कपड़े बुनने हेतु चरखों का प्रयोग बहुतायत से होता था। मदुरा, अपरांत, बंग, वत्स, काशी और सिबी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। चीन से रेशम का आयात होता था। गांधार के ऊनी वस्त्र प्रसिद्ध थे। ऊन से निर्मित कपड़ों का विवरण हमें प्राप्त होता है। सन के कपड़ों का प्रयोग भी होता था। सन से कपड़ों का निर्माण काशी और पुंड्रवर्धन में होता था। कामरूप में छाल से बने हुए कपड़े बनाए जाते थे, उसके लिए वह प्रसिद्ध था। धातु उद्योग के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि धातुओं का प्रयोग होता था। इनका उपयोग आभूषण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता था। मणि, मुक्ता, रत्न और सीप का उत्पादन भी होता था। हाथी दांत से आभूषण निर्मित होते थे। लोहे से कृषि के उपकरण बनाए जाते थे। अन्य उद्योगों में नौकाओं और जलयानों का निर्माण, काष्ठ उद्योग, चर्म उद्योग, मदिरा निर्माण, इत्र उद्योग, रत्न उद्योग, शीशे से वस्तुओं का निर्माण आदि अन्य उद्योग धंधे थे। व्यापार और वाणिज्य। स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। व्यापारिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। व्यापारिक सुविधा हेतु राजमार्ग बनाए गए थे। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में हाथी, घोड़े, सुगंधित पदार्थ, हाथी दांत, पशु चर्म, पशुओं के चमड़े, सोना, चांदी आदि थे। हिमालय क्षेत्र से शंख, हीरे, मोती, सोना आदि दक्षिण भारत से, बंगाल से, असम, बनारस और कोंकण से अस्त्र शस्त्र, नेपाल से ऊनी वस्त्र भारत के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते थे। बाह्य व्यापार की स्थिति देख लेते हैं। स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। पश्चिम एशिया के देशों मिस्र, यूनान, पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग से बल्ख तक जाता था, जिससे मध्य एशिया तक व्यापार होता था। स्वर्ण भूमि के साथ पाटलिपुत्र का व्यापारिक संबंध था। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, तो भारत का व्यापारिक संबंध स्वर्ण भूमि के साथ भी था। मुद्राएं। मौर्य काल में सोना, चांदी और तांबे से मुद्राएं निर्मित होती थीं। 2 प्रकार की मुद्राएं थीं, पहला राजकीय और दूसरा व्यक्तिगत एवं संस्थागत मुद्राएं। निश्चित शुल्क देकर कोई भी अपनी मुद्रा का निर्माण कर सकता था। सोने से निष्क, कारशापण चांदी से बनता था, भाषक, काकणी तांबे से निर्मित होते थे। इस तरह की मुद्राएं थीं। मौर्य काल में राजस्व प्रणाली का विकास हो चुका था। आय का छठा हिस्सा सामान्यतः कर के रूप में लिया जाता था। समाहर्ता राजस्व का प्रमुख था।
वित्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, सन्निधाता आदि अन्य पद थे। जहाज उद्योग विकसित हो रहा था। सोपारा बंदरगाह से विदेशी व्यापार मुख्य रूप से होता था। कुषाण काल में हम देखते हैं कि रोम एवं चीन के व्यापार का भारत केंद्र रहा। रोम एवं चीन के साथ व्यापार का केंद्र भारत था। चीन से रेशम लेकर रोमन व्यापारियों तक भारतीय व्यापारियों के द्वारा पहुंचाया जाता था तथा लाभ प्राप्त करते थे भारतीय। महान सिल्क मार्ग की तीनों प्रमुख शाखाओं पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इस काल में हुआ, जो इस काल की आर्थिक समृद्धि को स्पष्ट करता है। प्लिनी का विवरण महत्वपूर्ण है। रोमन लेखक प्लिनी ईस्वी सन 77 में अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री में इस बात के लिए खेद व्यक्त करता है कि रोम से भारत की ओर स्वर्ण भंडार का प्रवाह हो रहा है। अपने देश की वह चिंता करते हुए लिखता है कि किस प्रकार से सोना भारत की ओर आ रहा है और भारत से बाहर जाने का कोई रास्ता सोने का नहीं है। रोमन साम्राज्य ने इन बातों से प्रभावित होकर प्रतिबंध लगाया। तीसरी सदी में रोम साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि रोम से भारत की ओर आ रहे सोने का प्रवाह रोका जाए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की स्थिति कैसी थी। गुप्त काल के बारे में देखते हैं। कृषि पशुपालन। अमरकोश में कृषकों के औजारों का विवरण मिलता है। बृहस्पति संहिता में 2 फसलों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रमुख फसलों में गेहूं, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, चावल आदि प्रमुख थे। सिंचाई के साधनों में कुओं, तालाबों, नहरों और झीलों का प्रयोग होता था। वाराह मिहिर ने भूमि को तैयार करने, कलम लगाने, वृक्षों की बीमारियों और उनके उपचारों का उल्लेख किया है। सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। परंपरागत रूप से गाय, बैल, भैंस, घोड़े, बकरियां, कुत्ते, ऊंट आदि का पालन होता था। उद्योग धंधे की स्थिति देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्र इसके केंद्र थे। अमरकोश में 4 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है। ख्योम, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र। फाहियान वस्त्रों को रंगने की कला का विवरण देता है। सिले हुए परिधान का निर्माण होता था। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से तंतुवायों और वस्त्र व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। दशपुर वस्त्र उद्योग का केंद्र था। खनिज उद्योग की स्थिति देख लेते हैं। इस काल में उन्नत अवस्था में था। विभिन्न खनिज निकालने के अतिरिक्त हीरे, मोतियों को निकालने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। वाराह मिहिर और कालिदास ने समुद्र से मोतियों को निकालने का विवरण दिया है। पोत निर्माण। पोत निर्माण उद्योग भी इस समय विकसित था। सामुद्रिक व्यापार इनसे होता था। हाथी दांत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। चर्म उद्योग विकसित था। रत्न उद्योग अपने चरम पर था। वाराह मिहिर ने 22 रत्नों का उल्लेख किया है। तेल उद्योग संगठित था। इनके पृथक संगठन थे। वाणिज्य एवं व्यापार की स्थिति। पश्चिमी तटवर्ती बंदरगाहों से व्यापार होता था। जल और थल दोनों मार्गों से आंतरिक व्यापार होता था। इनकी सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया गया था। प्रमुख व्यापारिक नगरों में उज्जैन, पाटलिपुत्र, दशपुर, भरूच, पैठण, विदिशा, प्रयाग, बनारस, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी, पेशावर, गांधार आदि थे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी व कृष्णा आदि नदियों से भी जल माध्यम से व्यापार होता था। प्रमुख नगरों, व्यापारियों, मंडियों और नगरों में वणिकों, व्यापारियों, परिवहनकर्ताओं और साहूकारों के संगठन विद्यमान थे, जो बैंकों का कार्य भी करते थे। बाह्य व्यापार। स्थल मार्ग से तिब्बत, चीन, मध्य एशिया, ईरान, अरब देश के साथ व्यापार होता था। विदेशी व्यापार जल मार्ग से अधिक होता था। रोम, ईरान, अफ्रीका, अरब देशों, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। दक्षिण में खुदाई से अनेक रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन एक सिक्का मेडागास्कर में भी प्राप्त हुआ है। ताम्रलिप्ति पूर्वी व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों को व्यापार होता था। गोदावरी, कृष्णा नदी के मुहाने पर अनेक बंदरगाह थे। इसमें कटूर, घंटसाल प्रमुख बंदरगाह थे। कावेरीपत्तनम, तोंदई, कोरकई तथा सलीपुर पूर्वी तट के अन्य बंदरगाह थे। भरूच, कच्छिया पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। निर्यात की वस्तुओं में मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित वस्तुएं, कपड़े, मसाले, औषधियाँ, नील, नारियल,
हाथी दांत की बनी वस्तुएं, काली मिर्च आदि का निर्यात होता था। आयात की वस्तुओं में सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, रेशम, खजूर, घोड़े, कपूर, मूंगा आदि वस्तुएं प्रमुख थीं जिनका आयात होता था। अमरकोश में अरब, ईरान, कंबोज, वाहलिक देशों से अश्वों के आयात का भी उल्लेख प्राप्त होता है। चीन से रेशम के आयात का उल्लेख प्राप्त होता है। विनिमय, सिक्के एवं नापतोल, कौड़ियों के विनिमय का उल्लेख प्राप्त होता है। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। प्रारंभिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में दीनार थी। स्कंदगुप्त के काल में इसे स्वर्ण कहा जाने लगा। प्रारंभिक गुप्त मुद्राओं में कुषाण और रोमन मुद्राओं का प्रभाव था। चांदी की मुद्राएं कारशापण कहलाती थीं। नाप के लिए अंगुली, हस्तदंड आदि का प्रयोग होता था। नाप तौल के लिए परंपरागत व्यवस्था का प्रचलन था। आर्थिक संगठन एवं संस्थाएं, गुप्तकालीन आर्थिक प्रगति में व्यापारियों और शिल्पियों के संगठन निगमों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। व्यापारी एवं शिल्पी श्रेणियों में संगठित थे। मंदसौर अभिलेख में पटकार श्रेणी का उल्लेख प्राप्त होता है। यह श्रेणी दक्षिण गुजरात से आकर दशपुर में निवास करने लगी थी। स्कंदगुप्त के काल में अनेक तैली श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में जुलाहे, मूर्तिकार, शिल्पकार, व्यापारी, व्यवसाय विभिन्न श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणी सार्थवाह और कुलिक निगमों के रूप में संगठित थे। यह बैंकों की तरह भी कार्य करते थे। इनके अपने नियम और कानून भी थे। अब देख लेते हैं हर्ष काल में क्या स्थिति थी। कृषि एवं पशुपालन गुप्त काल की भांति कृषि और पशुपालन की स्थिति थी। सिंचाई साधन की प्रचुरता के कारण कृषि का विकास हो रहा था। विदेशी व्यापार जावा, चीन, तिब्बत तक फैला हुआ था। भारतीय व्यापारी इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। हर्षचरित वेनसांग के विवरण से इस काल की आर्थिक संपन्नता स्पष्ट होती है। और अंतिम काल के रूप में देखेंगे राजपूत काल। कृषि तथा पशुपालन परंपरागत रूप से यह प्रमुख व्यवसाय बना रहा। सिंचाई के पर्याप्त साधन विद्यमान थे तथा परंपरागत फसलें उत्पादन की जाती थी। गेहूँ, जौ, चना, चावल, कपास, गन्ना प्रमुख फसलें थीं। मेघातिथि ने 17 प्रकार के अन्न का उल्लेख किया। बंगाल में गन्ने की फसल प्रसिद्ध थी। मगध और कलिंग का चावल, कश्मीर का अंगूर, केसर, मालाबार में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, गुजरात का कपास, नील तथा दक्षिण का नारियल प्रसिद्ध था। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था थी। दक्षिण भारत में भी चोल वंश के शासकों ने अनेक जलाशयों का निर्माण कराया था। चंदेल परमार राजाओं ने बड़े झीलों का निर्माण कराया था। अतिवृष्टि और अनावृष्टि की स्थितियों में शासन से सहयोग प्राप्त होता था। उद्योग व्यापार इस काल में विभिन्न व्यापारिक संगठनों का उल्लेख प्राप्त होता है जो श्रेणियां कहलाती थीं। इन श्रेणियों का उद्योग और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान था। बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों से सामान का परिवहन किया जाता था। जल व्यापार भी इस समय होता था। इस हेतु जहाज़ों का प्रयोग होता था। आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार समुन्नत अवस्था में थे। वस्त्र उद्योग इस समय काफ़ी उन्नत अवस्था में था। काशी प्रसिद्ध था। मगध, बंगाल, कामरूप, कलिंग, गुजरात, मदुरा, मुल्तान वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। दक्षिण में मलाबार वस्त्र उद्योग का केंद्र था। स्त्रियां धागे काटने का कार्य करती थीं, जाली बनाकर देती थीं। वस्त्र उद्योग से संबंधित अन्य उद्योगों का भी प्रचलन था, जैसे बुनकर व्यवसाय, दर्जीगिरी, कढ़ाई, बुनाई, रंगरेजी। धातु उद्योग इस युग का प्रमुख उद्योग था। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना इनका विविध कार्यों हेतु उपयोग होता था। तांबे पीतल के बर्तन बनाए जाते थे। उच्च वर्ग के लोग सोने चांदी के बर्तनों का उपयोग करते थे। मूर्ति का निर्माण भी होता था। कांसे की मूर्ति का निर्माण किया जाता था। सोने और चांदी की मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। सोने चांदी से मुख्य रूप से आभूषणों और सिक्कों का निर्माण होता था। सौराष्ट्र पीतल, बंगाल में भी टीन का कार्य होता था जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। औजार, उपकरण और अस्त्र शस्त्र इससे बनाए जाते थे। हाथी दांत का आयात होता था। इससे कलात्मक वस्तुओं का निर्माण बंगाल में होता था। चीन को ये निर्यात किया जाता था। जहाज निर्माण व्यवसाय विकसित हो चुका था। चोलों के शासनकाल में जहाज निर्माण व्यवसाय अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गया था। वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी से बर्तन बनाने की कला का काफ़ी विकास इस काल में हुआ था।
स्वर्ण आभूषण, रत्न जड़ित आभूषणों के निर्माण में भी भारतीय कारीगर प्रवीण थे। आंतरिक व्यापार मुख्य रूप से नमक, मसाला, धान, गन्ना, कपड़ा आदि का आंतरिक व्यापार होता था। बंगाल से मलमल, पान, सुपारी, जूट का व्यापार होता था। कलिंग से चावल, मालवा से गन्ना, नील और अफीम, गुजरात से सूती कपड़े, नील, चमड़े की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। दक्षिण से मोती, बहुमूल्य रत्न, चंदन, मसाले, नारियल और सुपारी की पूर्ति होती थी। ब्याह व्यापार में उत्तरी पश्चिमी दर्रों से एशिया, मध्य एशिया, चीन तक भारतीय सामान पहुंचता था। भारत, तिब्बत और बर्मा के बीच व्यापार स्थल मार्ग से होता था। भारत के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्टी बंदरगाह था। कलिंग तथा पश्चिम तट पर देवल, थाना, खंभात, भरूच और सोमनाथ प्रमुख बंदरगाह थे। मलाबार और कोरोमंडल तट पर स्थित बंदरगाहों से चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार होता था। इस काल में विभिन्न व्यावसायिक संगठन बन चुके थे। शिल्प, उद्योग और व्यवसायियों की श्रेणियां थीं। यह श्रेणियां बैंकों की तरह कार्य करती थीं तथा अपने व्यापार का संरक्षण करती थीं। कई श्रेणियों के सिक्के भी ये चलाया करते थे। वस्तु विनिमय की प्रणाली इस काल में भी चल रही थी।